हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित का सीधा और प्रतिलोम समानुपात का प्रश्नावली 11.1। सीधा और प्रतिलोम समानुपात होता क्या है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिससे हम थोड़ा सा सीधा और प्रतिलोम समानुपात को समझ पाएंगे। तो पहला उदाहरण क्या है, यदि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उनके कुल मूल्य में भी वृद्धि होगी। मतलब कोई वस्तु अगर आप खरीदोगे, है ना, एक वस्तु खरीदोगे तो उसका जो कीमत होगी वो कम होगी, और ऐसी अगर 2 से 4 वस्तु ज़्यादा खरीदोगे तो क्या होंगी, जो उसकी कीमत है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। तो मतलब वस्तु बढ़ने से उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। फिर है दूसरा, बैंक में जितनी धनराशि अधिक जमा की जाएगी उतना ही ब्याज अधिक अर्जित होगा। मतलब ज़्यादा अगर राशि आप बैंक में जमा करोगे तो उसका जो ब्याज है वो भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। फिर तीसरा क्या है, जब किसी वाहन की चाल में वृद्धि होती है तो उसके द्वारा वही दूरी तय करने के लिए गए समय में कमी होती है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप गाड़ी तेज़ चला के कहीं जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, मतलब समय कम लगेगा आपको, है ना। और अगर आप गाड़ी धीमी चला के जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। सीधी सी बात है। इसको और अच्छे समझ सकते हो कि अगर आप पैदल जाओ कहीं, मान लो आप पैदल स्कूल जाते हो तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वहीं पे आप अगर दौड़ के जाओगे स्कूल अपने तो क्या होगा, कम समय लगेगा। ठीक है। फिर है फिर है चौथा उदाहरण, एक दिए हुए कार्य के लिए जितने अधिक व्यक्ति की कार्य पर लगाए जाएंगे उतना ही उस कार्य को पूरा करने में कम समय लगेगा। सीधी सी बात है, अगर किसी एक कार्य को करने के लिए 2 आदमी लग रहे हैं, ठीक है, वो एक दिन में काम कर रहे हैं, तो वहीं पे अगर हम 2 आदमी की जगह 4 आदमी लगा दें तो वो आधे दिन में ही काम ख़त्म कर देंगे। मतलब अगर जो है व्यक्ति बढ़ जाए तो काम क्या हो जाएगा, काम में लगने वाला समय जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले वाले उदाहरण में क्या हो रहा था कि वस्तुओं की संख्या बढ़ रही थी तो उसका मूल्य भी बढ़ रहा था, है ना। दूसरी वाली में क्या हो रहा है कि धनराशि बढ़ रही है तो ब्याज भी बढ़ रहा है। ठीक है। तीसरी वाली में क्या हो रहा है, वाहन की चाल में वृद्धि हो रही है तो जो समय है, समय में क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी उसके अनुसार घट रही है। पहली दो में क्या हुआ था कि एक चीज़ बढ़ रही थी तो दूसरी भी बढ़ रही। सीधा और प्रतिलोम समानुपात में क्या है अंतर, कि जब एक राशि बढ़े और उसके समानुपात दूसरी राशि भी बढ़े, है ना, तो क्या हो जाता है, वो सीधा समानुपात हो जाता है। और जब एक राशि बढ़े और दूसरी राशि घटे तो वो कैसा समानुपात हो जाता है, प्रतिलोम समानुपात हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि पेट्रोल दिया हुआ है, गाड़ी में लगने वाला पेट्रोल, और दूरी तय करनी, गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो मान लो पेट्रोल अगर 4 लीटर लग रहा है तो वो कितनी जा रही है गाड़ी, 60 किलोमीटर, है ना। और वहीं पे जब 8 लगेगा तो कितना लगेगा, पता नहीं हमको। 12 लगा तो 12 लीटर पेट्रोल लगा तो कितना जाएगी, 180 किलोमीटर। ठीक है। ऐसे सारे दिए हुए हैं। ठीक है। तो हमने पेट्रोल की राशि को x मान लिया है और दूरी की राशि को y मान लिया है ना। पेट्रोल कितना लग रहा है, x लीटर, और जो है दूरी कितनी हो रही है, y। ठीक है। तो सभी मान रख लेते हैं
इनको क्या मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, x2, x3, x4, x5, x6 और नीचे वालों को क्या मान लेंगे, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे मान दिए रहे ना, तो ऐसे सारणी दी रहे तो उसमें क्या करो, एक राशि को x मान लो और दूसरी को y मान लो, और फिर जो उनके मान है ना, तो x वाली राशि के सारे मान x1, x2, x3 से दर्शा दो, और जो y वाली राशि के मान है उनको y1, y2, y3 ऐसे करके दर्शा दो। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि जब सीधा समानुपात होता है, सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात होता है ना, तब मान लो एक x राशि है, वो क्या होगी, सीधा समानुपात किसके, y राशि की होगी। मतलब x जब भी बढ़ेगा तो y भी उसके साथ क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब x के बढ़ने पे क्या होगा, y भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो जब समानुपात का चिन्ह हटता है तो वहाँ पे एक अचर राशि लग जाती है k, है ना, और y रहेगा। ठीक है, समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए हमको बराबर का चिन्ह और एक अचर राशि लगानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हमने क्या लगाया है, k। तो यहाँ से क्या आ गया, x, ये y को नीचे ले जाओ तो x बटे y बराबर k, है ना। मतलब क्या हो गया, ये k जो है अचर राशि। मतलब जब भी होगा x बटे y का मान हमेशा समान होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि x और y सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात, जिसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, वो क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब एक के बढ़ने पे जब x और y में प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात होता है तो हम उसको कैसे दर्शाते हैं, x1 बटे y1 बराबर है x2 बटे y2, है ना। तो जितने भी हमारी मान थे वो सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब x1 बटे y1 बराबर है किसके, x2 बटे y2 के, बराबर है किसके, x3 बटे y3 के, बराबर है x4 बटे y4 के, है ना। बराबर ये सब किसके थे, k के थे, है ना। ठीक, यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, x बटे y। तो सीधा समानुपात में हमको हर जगह पे यही सूत्र लगाना है। ठीक है, कभी आपको ये x1 y1 दिया रहेगा और x3 y3 का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, x1 बराबर x1 बटे y1 बराबर किसके, x3 बटे y3 के कर सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है, देखो सभी एक दूसरे के बराबर है तो किसी को भी किसी से भी बराबर करके आप मान निकाल सकते हो, है ना। जैसे मान लो आपको इस बार x2 की वैल्यू दी है, x2 और y2 की वैल्यू दी है, और x4 और y4 में से किसी एक की वैल्यू नहीं दी है, तो इनको बराबर कर दोगे, x2 बटे y2 बराबर x4 बटे y4। अब मान लो इनमें से किसी एक का मान नहीं दिया होगा तो क्या करोगे, बाकियों का मान रख के आप उसका मान निकाल सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, मीटर में, तो और ये क्या हो गया, x हो गया मान लो। ठीक है, और छाया की लंबाई, मीटर में कितनी हो जाएगी, y। ठीक, तो x का मान कितना था, यहाँ पे सबसे पहले किसका किसका दिया हुआ है, 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे का दिया हुआ है ना। तो बिजली के खंभे का जो ऊंचाई है वो कितनी है, 14, उसकी छाया कितने मीटर की बन रही है, 10 मीटर की। ठीक है,
अब यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई नहीं पता तो उसको क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। और जो उसकी छाया वो कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता कैसे चलेगा कि क्या होगा, समानुपाती होगा, सीधा समानुपात होगा या प्रतिलोम, सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है। तो कैसे पता लगेगा, अब सीधी सी बात है कि अगर एक लंबा व्यक्ति है तो उसकी छाया भी बड़ी बनेगी, और एक छोटा व्यक्ति है तो उसकी छाया छोटी बनेगी, है ना। तो इसी चीज़ से हमको पता लगता है कि जो लंबाई है किसी वस्तु की, तो छाया भी उसका क्या होगा, बड़ी बनेगी, है ना। मतलब लंबाई ज़्यादा तो उसकी छाया भी ज़्यादा लंबी होगी, है ना। ठीक है, तो इसी से यह कैसा समानुपात है, सीधा समानुपात है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यह सीधा समानुपात है। कैसा है, सीधा समानुपात है। सीधा समानुपात है। तो सूत्र क्या लग जाएगा, वही लगा दो, x1 बटे में y1 बराबर है x2 बटे y2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, x1 का मान कितना है, 14 है, ठीक है। y1 का मान कितना है, 10 है, ठीक है। x2 का मान कितना है, x है, और y2 का मान कितना है, 15 है, ठीक है। x को यहीं रहने दो, 15 को इधर भेज दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 14 बटे 10 गुणे 15, इधर क्योंकि भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में, और बचा क्या, x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर, ठीक है। इसका 10 और 15 काट दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10। इस 2 और 14 को काट दो, 2 सत्ते 14, 7 त्रिक 21, है ना। तो कितना आ गया, x बराबर 21 मीटर, है ना, ठीक है। तो पेड़ की लंबाई कितनी रही होगी, 21 मीटर, तब जाके उसकी छाया कितने मीटर बनी है, 15 मीटर, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 3, यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज की कितनी शीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा, है ना। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो क्या निकालेंगे, शीटों की संख्या, सीटों की संख्या, और दूसरा क्या होगा, जिसको हम x मान लेते हैं सीटों की संख्या को, और इधर क्या हो जाएगा, शीटों का भार, शीटों का भार, दो ही चीज़ तो बताया उसने, एक तो सीटों की संख्या और दूसरा सीटों का भार। तो शीट की संख्या कितनी थी, 12, ठीक है, और उसका भार कितना था, 40 ग्राम, ठीक। अब कितना है, x ग्राम, सीटों की संख्या कितनी है, x क्योंकि पता नहीं है ना, लेकिन उसका भार कितना है, ठीक है। यहाँ पे ग्राम में चल रहा है ना, चीज़ें किस में चल रही हैं, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में, है ना। तो ग्राम में चल रही हैं, तो यहाँ पे भी 2.5 किलोग्राम को हमको किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम में। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने होते हैं ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं, है ना। तो 2.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 2500 ग्राम होंगे, है ना। तो यहाँ पे कितने ग्राम हो जाएगा, 2500 ग्राम, ठीक है ना। अब आपको पता है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उसका भार भी बढ़ेगा, है ना। तो यह कैसी स्थिति है, सीधा समानुपात की स्थिति है ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कैसी स्थिति है, सीधे समानुपात की स्थिति है ना। तो क्या हो जाएगा सूत्र, x1 बटे में y1 बराबर है x2 बटे में y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, 12, ठीक है। y1 का मान कितना है, 40, x2 का मान पता नहीं है हमको, y1 का मान कितना है, 2500, ठीक है। फिर क्या होगा,
अब इसको हल कर लो, तो ये 2500 को इधर भेज दो, है ना। 2500 को हम लेफ़्ट साइड में भेज देंगे, तो 12/40 गुणे 2500 बराबर x2। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, और ये 4 से 12 कट गया, 4 3 12। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया, 25 3 75, और एक शून्य बराबर x2। तो यहाँ से क्या मान निकला x2 का, 750। ठीक है, तो कितने पेज रहे होंगे, कितनी शीटें रहे होंगी, 750 शीटें। ठीक है, जिनका भार कितना था, 2.5 किलो। 750 शीटों का भार कितना रहा होगा, 2.5 किलो। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 में। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, और 250 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो रेलगाड़ी की जो ये है, रेलगाड़ी की जो गति है ना, वो बदलेगी नहीं। जब ये बदलेगी नहीं तो गति है वो तो आएगी नहीं सारणी में। तो बचा क्या, दो चीज़ बचा है, एक तो बचा हमारा समय, और दूसरा बचा है हमारा दूरी, है ना। तो इन्हीं दोनों को मिला के हमको क्या करनी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तय की गई दूरी जो कि किलोमीटर में होगी, है ना, इसको x से दर्शाएंगे, और लिया गया समय, लिया गया समय। ठीक है, जो कि किस में होगा, मिनट में, किस में होगा, मिनट में। ठीक है, जिसको हम y से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या दी हुई है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, है ना। तो तय की गई दूरी मान लो 75 है। ठीक है, अब कितने मिनट में तय की होगी, 60 मिनट में तय किया होगा, है ना। क्यों, क्योंकि 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 75 किलोमीटर वो एक घंटे में चलेगा, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, है ना। समय को हमको किस में लिया, हमने मिनट में लिया, इसीलिए यहाँ पे 60 लिखा है। फिर है, उसने पूछा है पहले सवाल में कि वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे है 20 मिनट। ठीक है, और दूरी नहीं पता तो इसको क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, अब यहीं पे दूसरा सवाल है कि 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, तो इस बार क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, और क्या नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, तो उसको y मान लो। तो करते हैं। अब आपको पता है कि जब क्या होगा, दूरी बढ़ेगी तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। या समय बढ़ेगा तो क्या होगा, दूरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ से हमको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये कैसा है, सीधा समानुपात है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कैसा है, सीधा समानुपात है। ठीक है, यह सीधा समानुपात है। ठीक है, तो पहला कर लेते हैं, क्या करेंगे, x1 बटे में y1 बराबर है x2 बटे में y2। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ से x1 का मान हुआ 75 और y1 का मान हुआ 60, x2 का मान हुआ x और y2 का मान हुआ 20। ठीक है, अब इसको हल कर लें। इस 20, ये 20 x के साथ भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो 75 बटे 60 गुणे 20।
बराबर है x। तो फिर आगे क्या होगा, ये 0 से 0 कट गया और ये 2 से ये 6 कटा 3 बार में, ठीक है। अब ये 3, ये 75 कट गया कितनी बार में, 25 बार में, 25 3 75, तो x का मान कितना आ गया 25, ठीक है। x का मान कितना आ गया 25 किलोमीटर, है ना। मतलब वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 25 किलोमीटर तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, 25 किलोमीटर तय करेगा। अब इसके लिए दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, x1 बटे y1 बराबर हो जाएगा x3 बटे y3 के, है ना। अब x1 का मान कितना है 75, y1 का मान कितना है 60, ठीक है। x3 का मान कितना है 250 और y3 का मान कितना है पता नहीं, तो y है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो इस y को इस 75 के पास ले जाओ, ठीक है। y को 75 के पास ले गए तो y गुणे 75 हो जाएगा, ठीक है। और इस 60 को इस 250 के पास लाओ, तो 250 गुणे 60 हो जाएगा। अब ये y जो है 75 के साथ गुणे में है, तो 75 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। तो y बराबर कितना होगा 250 गुणे 60 बटे में 75, ठीक है। तो कैसे कटा, 25 दहाँ 250 और 25 तियाँ 75, ठीक है। ये 3 से ये 60 कट गया, 3 दूनी 6 और 0, तो y का मान कितना आ गया 200। तो y का मान कितना है 200, y का मान आया 200 मिनट। अब इस 200 को अगर घंटे में बदलना है तो क्या कर दो, 200 बटे 60 कर दो, है ना, ठीक। कितना है 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेते हैं, अतः रेलगाड़ी को 250 किलोमीटर तय करने में 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5 में। एक मानचित्र का पैमाना 1 समानुपात 3 करोड़ दिया है, तो दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके बीच का वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमको चीज़ माननी पड़ेगी, तो क्या मानेंगे, मानचित्र की दूरी बराबर x और वास्तविक दूरी बराबर y। अब x का मान कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, है ना, और y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है 3 करोड़, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, अगर उसमें लिखना चाहें, मानक रूप में लिखना चाहें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 की घात, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कितने जीरो हैं 7, तो 3 गुणे 10 की घात 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर बढ़ेगा, है ना, मानचित्र में अगर दूरी बढ़ेगी तो वास्तविक दूरी भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर तो इतना है 3 गुणे 10 की घात 7। तो अगर मानचित्र में दूरी बढ़ेगी तो वास्तविक दूरी भी बढ़ेगी। इसीलिए हम यहाँ से जान पाए कि क्वेश्चन के अनुसार हमको पता है, सवाल के अनुसार हमको पता है कि यह जो है सीधा
समानुपात है ना। ठीक है, और जब भी सीधा समानुपात होता है तो क्या करते हैं हम, सूत्र कौन सा लगा देते हैं, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, है ना। अब x1 का मान कितना है 1, और x2 का मान और y2 का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 7। ठीक है, अब x2 का मान कितना है 4, और y2 का मान नहीं पता, इसीलिए उसको y ले लो। ठीक है, अब हल करते हैं। इस y को 1 के साथ गुणा कर दिया तो y हो जाएगा, इस 4 को इस 3 गुणे 10 की घात 7 को 4 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल के आया, y बराबर 4 3 12, 12 गुणे 10 की घात 7। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10 की घात 7, जिसको ये तो सेंटीमीटर में है, अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 गुणे 10 की घात 7 सेंटीमीटर में, अगर इसको मीटर में बदलें तो क्या आ जाएगा, 1200 किलोमीटर। ठीक है, अब ये करेंगे कैसे, 1200 किलोमीटर, आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, मतलब 10 की घात 2। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, है ना। ठीक है, अगर इस मीटर की जगह पे हमको सेंटीमीटर लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, यहाँ से 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में 10 की घात 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अभी ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो अगर इसको मीटर में किलोमीटर में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो मिल रहा है हमको क्या, कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10 की घात 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटीमीटर की जगह पे 12 गुणे 10 की घात 7 को सेंटीमीटर की जगह पे मैं क्या रख दूँ, 1/10 की घात 5 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये 10 और ये 10 आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, जब बटे में होता है तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 10 की घात 7 माइनस 5 किलोमीटर, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, 12 गुणे 10 की घात 2, है ना, 7 में से 5 गए 2 किलोमीटर, तो यहाँ से क्या निकल गया, 12 और ये 10 की घात 2 के 2 शून्य किलोमीटर, तो यहाँ से आया हमारा 1200 किलोमीटर। ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्नावली 11.1 में सवाल नंबर 1। ठीक है, क्या है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है, 4 घंटे तक 60 रुपये, 8 घंटे तक 100 रुपये, 12 घंटे तक 140 रुपये और 24 घंटे तक 180 रुपये, है ना। तो सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं ताकि हमको हल करने में आसानी हो, है ना। पहला हमने सारणी बना लिया पार्किंग में लगा समय, और दूसरा बना लिया हमने पार्किंग में लगा शुल्क। ठीक है, तो पहला है समय कितना, 4 घंटे। ठीक है, उस समय शुल्क कितना लग रहा है, 60 रुपये। ठीक है, यहाँ रुपए में रहेगा शुल्क और यहाँ पे समय किस में रहेगा, घंटे में, है ना। ठीक है, तो 8 घंटे थे तो कितने रुपए लगे था, 100 रुपये। ठीक है, 12 घंटे था तो कितना लगा, 140 रुपये, और 24 घंटे है तो कितना लग रहा है, 180 रुपये। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जांच कीजिए कि कार पार्किंग शुल्क में पार्किंग के समय प्रत्यक्ष समानुपात में क्या है। तो हमको पता लगाना है कि ये जो शुल्क चार्ज है ना, ये जो रेलवे स्टेशन में कार पार्किंग का शुल्क है वो क्या समानुपात है प्रत्यक्ष
सीधा समानुपात है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है पहला, क्या हो जाएगा, x1 बटे में y1 बराबर x2 बटे में y2। ठीक है, x1 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है 60। ठीक है, x2 का मान कितना है 8 और y2 का मान कितना है 100। देखो इधर काटो इसको, कैसे कटेगा, ये 4 को 60 से काटोगे तो कितना कटेगा, 4 एकम 4 और 15 चौको 60 कट गया। अभी 60 को काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, तो कितना आ गया 1/15 बराबर 2/25। क्या ये बराबर है, नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा देख लेते हैं, x2 बटे y2 बराबर है x3 बटे y3 के। देखो ज़रा 8/100 बराबर 12/140। ठीक है, इसको भी काटेंगे तो ये कट गया 2 बार में और ये कट गया 25 बार में। ठीक है, और ये कैसे कट गया 6 बार में और ये कट गया 70 बार में। इसको और काट लो, 2 से अभी कट जाएगा तो ये 3 आ गया और ये 35 आ गया। तो कितना आया 2/25 बराबर 3/35। क्या ये बराबर है, नहीं है ना। अब तीसरा भी करके देख लेते हैं, क्या x3 बटे y3 बराबर x4 बटे y4। तो यहाँ से क्या आया 12/140 बराबर 24/180। यहाँ से काटा इसको तो कितना आ गया 3/35। ठीक है, इसको काटो 12 दूनी 24। ठीक, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो कितना आ गया 3/35 बराबर 2/15। क्या ये बराबर है, नहीं है ना। तो हमने देखा, अतः क्या देख रहे हैं हम कि x1 बटे y1 बराबर नहीं है किसके, x2 बटे y2 के। ये बराबर नहीं किसके, x3 बटे y3 के। ये बराबर नहीं किसके, x4 बटे y4 के। जब ये तीनों आपस में बराबर ही नहीं है एक दूसरे के, तो यह क्या होगा, प्रत्यक्ष समानुपात कैसा होगा, नहीं होगा, है ना। क्योंकि प्रत्यक्ष समानुपात होने के लिए क्या होना चाहिए था, x1 बटे में y1 बराबर हो x2 बटे y2 बराबर हो x3 बटे y3 बराबर x4 बटे y4। ये बराबर होना चाहिए प्रत्यक्ष समानुपात में, है ना। ठीक है, और अभी ये बराबर नहीं है तो ये प्रत्यक्ष समानुपात नहीं होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। एक पेंट के मूल मिश्रण बेस के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हमको पता है ये सारणी जो है x और y की चलती थी। इसको हमने x1, x2, x3 और x4 और x5 माना है ना, और नीचे वालों को y1, y2, y3, y4 और y5 माना है। ठीक है, सारणी बनी हुई है, हमको सीधे सवाल हल करना है। तो क्या है, हम सवाल के अनुसार जानते हैं कि देखो क्या बोल रहा है कि 8 भाग में एक लाल भाग मिलाना है ना। जो रंग है ना, पेंट है, उसके 8 भाग में हमको एक लाल रंग का भाग मिलाना है ना। तो अगर भाग बढ़ेंगे, है ना,
तो रंग मिलाने वाला पदार्थ का भाग भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ये ऐसा बोल सकते हो कि अगर रंग मिलाने वाले लाल रंग का भाग बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि पेंट मिलाने वाला, पेंट का जो मूल मिश्रण का भाग है वो भी बढ़ेगा, है ना। तो इसी से पता चलता है हमको कि ये कैसा है, यह सीधा अनुपात है। ठीक है, कैसा अनुपात है, यह सीधा समानुपात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब x1 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 8, x2 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है पता नहीं, है ना। तो y2 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब y2 को इस y1 के 1 के साथ गुणा, एक, अब y2 को 1 के साथ गुणा किया तो कितना हो गया y2। ठीक है, और इस 8 का गुणा 4 से हुआ तो 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ से y2 का मान कितना आ गया 32। ठीक है, अब ऐसे ही इसका दूसरा वाला देखेंगे, क्या होगा, x1 बटे y1 बराबर x3 बटे में y3। ठीक है ना, तो यहाँ से x1 का मान वही रहेगा 1 और y1 का मान रहेगा 8, x3 का मान कितना है 7 और y3 का मान नहीं पता तो y3। तो 8 का गुणा 7 से होगा तो 8 गुणे 7 हो गया, तो यहाँ से y3 का मान कितना आ गया 56 आ गया। ठीक है, फिर आते हैं तीसरे में, तो क्या होगा x1 बटे में y1 बराबर x4 बटे में y4। ठीक है, तो यहाँ से x1 का मान 1 है, y1 का मान 8 है। ठीक है, x4 का मान कितना है 12 और y4 का मान पता नहीं है तो y4 ही बोल देते हैं उसको। ठीक है, अब y4 का 1 से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा y4। ठीक है, अब 8 का गुणा 12 से करो तो y4 का मान कितना आ जाएगा 12 8 96। ठीक है, तो y4 का मान कितना है 96। ऐसे ही चौथे वाले का निकाल लेते हैं, क्या होगा x1 बटे y1 बराबर है x5 बटे x5 बटे y5। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 1 बटे 8 बराबर है x5 का मान कितना है 20 और y5 का y5 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y5 का 1 से गुणा होगा तो y5। ठीक है, 20 का गुणा 8 से हुआ तो 20 गुणे 8। तो यहाँ से क्या आ गया y5 बराबर 20 अट्ठे 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। तो y5 का मान कितना आ गया 160। अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 ml के लिए हमें कितने लाल रंग का पदार्थ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमको सारणी बनानी पड़ेगी सबसे पहले तो। ठीक है, बनाओ, क्या बनाएंगे, लाल रंग के पदार्थ का भाग जो कि हम x मान लेते हैं और बटे में क्या आ जाएगा मूल रंग के पदार्थ के मूल मिश्रण का भाग, है ना, मूल मिश्रण का भाग जिसको हम y से दर्शा लेते हैं। ठीक है,
तो लाल रंग के पदार्थ का भाग कितना होगा, 1 है, ठीक है। और जो मूल रंग है उसमें कितना है, 75 ml है ना। इसको किस में, मिलीलीटर में चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 1800 मिलीलीटर में कितना भाग होगा, है ना, लाल रंग का। तो उसको x मान लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि लाल रंग का एक भाग जो था 75 ml के लिए था, है ना। तो अब लाल रंग का अगर भाग बढ़ेगा तो जो मूल रंग का मिश्रण है वो भी बढ़ेगा, है ना। और अगर मूल रंग का मिश्रण बढ़ेगा तो लाल रंग, तो सवाल से हमको पता चल रहा है कि यह कैसा है, यह सीधा समानुपात है। कैसा है, सीधा समानुपात है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 बटे y1 बराबर में x2 बटे y2। ठीक है। तो x1 का मान कितना है, 1, y1 का मान कितना है, 75, x2 का मान कितना है, x, और y2 का मान कितना है, 1800। ठीक है। इस 1800 को इधर 1 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 1800 तो भागे 75 बराबर में x। तो यहाँ से क्या निकला, x बराबर 1800 बटे में 75। तो कैसे करेंगे इसको, 25 या 75, ठीक है, 25 चौको 100, 25 पंचे 150, ठीक है, 25 सत्ते 175, ठीक है। और यहाँ से 5 बचा और 25 दूना 50। तो कितना आ गया, 72 बटे 3। अब इसको और काट दो तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौक 12। तो यहाँ से जो है x का मान कितना निकला है, 24, है ना। मतलब कितने भाग, 24 भाग। तो 1800 ml में 1800 ml में हम लाल रंग के कितने भाग मिलाएंगे, 24 भाग मिलाएंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 4 में। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी में हम लिखते हैं, क्या क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं घंटे और इधर बोतलें, है ना। इधर लिख देते हैं बोतलें, ठीक, बोतलें भरेंगी। ठीक। तो 6 घंटे में कितनी बोतलें भरती हैं, 840 बोतलें भरती हैं, ठीक है। तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी, जिसको हम y से दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर 6 घंटे में 840 बोतलें भरती हैं तो अगर समय बढ़ेगा तो बोतलों की संख्या भी बढ़ेगी, है ना। तो मतलब दोनों राशि क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही हैं ना दोनों राशियाँ। जब दोनों राशियाँ बढ़ती हैं तो कौन सा समानुपात होता है, सीधा समानुपात होता है ना। मतलब दोनों राशि जब किसी भी सवाल में बढ़ें तो वहाँ पे कैसा होता है अनुपात, सीधा समानुपात होता है ना। तो यहाँ हमको पता है सवाल के अनुसार कि यह कैसा अनुपात है, सीधा समानुपात है। कैसा है, सीधा समानुपात है, ठीक है। तो क्या सूत्र लगा देंगे भाई, क्या सूत्र लगा देंगे, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, ठीक है। अब यहाँ से x1 का मान हमको पता है कितना है, 6, और y1 का मान कितना है,
840। x2 का मान कितना है 5 और y2 का मान कितना है पता नहीं, y हमने माना है तो y लिख लेते हैं। ठीक है, इस y को इस 6 के पास ले जाओ और इस 840 को 5 के पास ले जाओ तो क्या हो जाएगा 6y बराबर 5 गुणे 840। ठीक है, फिर क्या होगा, ये 6 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 840 भाग में 6। तो काटो, कुछ कट रहा हो तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 चौको 24 और 6 जीरो हम 0 है ना, 14 पंचे 70। तो यहाँ से आया y बराबर 70 और एक शून्य और है तो y बराबर 700 बोतलें, है ना। मतलब जो है 5 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाएंगी, 700 बोतलें भरी जाएंगी। ठीक है ना। अंत में एक लाइन लिख देते हैं, क्या, अतः 5 घंटे में 700 बोतलें भरेंगी। अब आते हैं सवाल नंबर 5 में। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसे कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफ को 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो क्या क्या है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम सारणी मान लेते हैं। क्या क्या, एक तो लंबाई, ठीक है, और दूसरी आवर्धन। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, लंबाई किस में चल रही है सेंटीमीटर में, तो लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, आवर्धन कितना हुआ था 50,000 का हुआ था, है ना। ठीक, अब आवर्धन जो हुआ है इस बार 20,000 का हुआ है, तो ये कितना होगा, इसको x मान लो। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि आवर्धन बढ़ रहा है तो लंबाई भी बढ़ रही है ना। मतलब एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों राशियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये कैसा अनुपात है, सीधा अनुपात है, सीधा समानुपात है। ठीक है, तो यह सीधा समानुपात है। तो क्या हो जाएगा, वही सूत्र लग जाएगा हमारा x1 बटे में y1 बराबर x2 बटे y2। x1 का मान है 5 और y1 का मान है 50,000। ठीक है, x2 का मान कितना है पता नहीं, और y2 का मान कितना है 20,000। ठीक है, तो इस x2 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, है ना। तो वही कर लेते हैं, 5 बटे में 50,000 बराबर x बटे में 20,000। ठीक है, अब इस 20,000 को 5 के साथ गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा
5 गुणे 20,000 बटे में 50,000। ठीक है, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो इसके कट गए। ठीक है, और ये 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमको, x बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अगर जो है हम आवर्धन को 20,000 कर दें, ठीक है, तो हमारा जो बैक्टीरिया का चित्र है वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है ना, तो नीचे एक लाइन लिख लेते हैं लास्ट में। अतः बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6 में। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज में मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल की लंबाई दी हुई है और जहाज की लंबाई दी हुई है ना, तो यही सारणी में बनाना पड़ेगा हमको। बना लेते हैं। जहाज के मस्तूल की लंबाई, दूसरा है मॉडल के मस्तूल की लंबाई, तो कितना हो जाएगा। जहाज के मस्तूल की लंबाई है कितना, 12 मीटर, और जहाज की कितनी है, ये तो था मीटर में, और इधर किस मॉडल में क्या चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है ना, तो 9 थी। और जहाज की वास्तविक जो लंबाई है वो कितनी है, 28 मीटर, और इसकी पता नहीं तो इसकी हम y मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि लंबाई जो है, मॉडल की अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसके जो है जहाज की भी लंबाई बढ़ेगी। मॉडल पता है आपको क्या होता है, मॉडल एक छोटा रूप होता है। ठीक है, जो कि जैसे खिलौने होते हैं ना, खिलौने वाली गाड़ी होती है, लेकिन उस गाड़ी में आप घूम नहीं सकते हो, है ना, वो केवल खेलने के लिए होती है, या उसको आप गाड़ी जैसी होती है वैसा आप देख के समझ सकते हो, है ना, तो मॉडल वैसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो मॉडल की लंबाई बढ़ेगी तो जहाज की लंबाई भी बढ़ेगी, है ना, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि यह सीधा समानुपात है ना, तो यहाँ लिखेंगे सवाल के अनुसार यह सीधा समानुपात है। तो इससे क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ठीक है, तो यहाँ से x1 का मान कितना आ गया, 12, और y1 का मान कितना है, 9, x2 का मान कितना है, 28, और इसका y2 का मान क्या रख लेंगे, y। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ से y को 12 के साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 12 के साथ गुणा हो जाएगा, और इस 9 को 28 के साथ गुणा कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, 28 गुणे 9। तो यहाँ से क्या आ गया, अब ये 12 y के साथ गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुणे 9 बटे में 12। ठीक है, तो कैसे कटेगा,
4 सत्ते 28, 4 तेई 12, 3 तिकाई 9। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर 21 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, तो y का मान कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मॉडल की लंबाई थी, है ना, तो ये किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में, इसीलिए सेंटीमीटर आया। ठीक है ना। अतः मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। अब आते हैं सवाल नंबर 7 में। मान लीजिए 2 किलो चीनी में 9 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितनी चीनी क्रिस्टल होंगे, 5 किलोग्राम और 1.2 किलोग्राम में। तो फिर से सारणी बना लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। चीनी की मात्रा और क्या दिया हुआ है, क्रिस्टलों की मात्रा। ठीक है, चीनी की मात्रा और क्रिस्टलों की मात्रा दिया है। तो 2 किलो चीनी में, चीनी की मात्रा किस में नापी जाएगी, किलो में, है ना। ठीक है, तो 2 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल हैं, 9 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, तो 5 किलो में कितनी होगी, है ना, तो इसको मान लो y1। और 1.5 किलो में कितनी होगी, इसको मान लो y2। ठीक है, तो पहला सवाल, सबसे पहले तो ये सवाल के अनुसार क्या होगा, देखो 2 केजी में क्या थी, क्रिस्टलों की संख्या इतनी थी, 9 गुणे 10 की घात 6 थी। तो अगर शक्कर बढ़ेगी, शक्कर का जो भार है वो बढ़ेगा, तो क्रिस्टलों की संख्या भी बढ़ेगी, है ना। तो इस चीज़ से क्या पता चल रहा है, ये कैसा अनुपात है, सवाल के अनुसार यह सीधा समानुपात है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए x1 बटे में y1 बराबर x2 बटे में y2। तो यहाँ से क्या हो गया, x1 का मान कितना हो गया 2, और y1 का मान कितना हो गया 9 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, अब x2 का मान कितना है 5, और y2 का मान पता नहीं है, हमने y1 मान लिया। तो इसको क्या कर लेंगे, इस y2 को इस 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे y2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। और ये 9 गुणे 10 की घात 6 इधर हो जाएगा गुणा, तो 9 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 y2 के साथ गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 9 गुणे 10 की घात 6 बटे में कितना आ जाएगा 2। अब हम भाग करेंगे इसको, तो कितना आएगा उत्तर, y2 बराबर, यहाँ से हमने किया 9 बना 45, 45 गुणे 10 की घात 6 बटे में 2। तो 45 का आधा कितना होता है, 22.5 गुणे 10 की घात 6। तो कितने क्रिस्टलों की संख्या हो जाएगी, 22.5 गुणे 10 की घात 6। तो यहाँ से क्या मिला, अतः 5 किलो ग्राम चीनी में 22.5 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टलों की संख्या है। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। क्या हो जाएगा इसके लिए, x1 बटे में y1 बराबर में x3 बटे में y3। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना था 9 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, x3 का मान कितना है 1.2 और y3 का मान नहीं पता है तो y3 रहने दो। अब ये y3 इस 2 के साथ गुणा होगा तो 2 गुणे y3 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 1.2 गुणे 9 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा y3 बटे में 1.2 गुणे 9 गुणे 10 की घात 6 बटे में 2। तो यहाँ से क्या निकलेगा, y बराबर, ठीक है, y बराबर इस 1.2 को 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा उत्तर 0.6 आएगा, है ना। तो कितना आ गया 0.6 गुणे 9 गुणे 10 की घात 6। तो यहाँ से क्या हुआ 9 छक्का 54, है ना। तो 54 आ गया और बीच में 1 दशमलव तो दशमलव लगा दिया, ठीक है, गुणे 10 की घात 6। तो 1.2 किलोग्राम में जो चीनी की क्रिस्टलों की संख्या वो कितनी होगी 5.4 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टलों की संख्या होगी। तो लास्ट में लिख लेते हैं एक लाइन, ठीक है। अतः 1.2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टलों की संख्या 5.4 गुणे 10 की घात 6 है। अब आते हैं सवाल नंबर 8 में। राशिम के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसे उसके द्वारा तय की गई दूरी का मानचित्र क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सड़क पर दूरी और मानचित्र पर दूरी। ठीक है, सड़क पर दूरी और मानचित्र पर दूरी। तो सड़क की दूरी कैसी है किलोमीटर में है और मानचित्र की दूरी कैसी है सेंटीमीटर में है। ठीक है ना। तो मानचित्र में 1 सेंटीमीटर था तो कितना चल रहा था वो 1 सेंटीमीटर था मानचित्र में, तो सड़क में कितना चल रहा था 18 किलोमीटर। ठीक है, अब सड़क में वो 72 किलोमीटर चलेगा तो मानचित्र में कितना चलेगा पता नहीं है तो हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको सवाल के अनुसार पता है अगर वो मानचित्र में 1 चल रहा है तो कितनी दूरी कर रहा है 18, है ना। और 2 चलेगा 2 सेंटीमीटर मानचित्र में चलेगा तो मतलब सड़क में वो कितना चलेगा 2 गुना चलेगा, है ना। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है ये कैसा है सीधा समानुपात है। तो सवाल के अनुसार यह सीधा समानुपात है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से लिखेंगे x1 बटे में y1 बराबर x2 बटे में y2। ठीक है, तो यहाँ से x1 का मान कितना हो गया 18 और y1 का मान 1, x2 का मान कितना है 72 और y2 का मान कितना है y। तो इस y को 18 के पास भेजो तो 18 गुणे y 18y हो गया और इस 72 को 1 से गुणा किया तो 72 ही होगा, है ना। फिर इस 18 को 72 के साइड ला दो तो बटे में आ जाएगा, तो 72 बटे में 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 8 72 और 2 चौको 8, है ना। तो कितना आ गया y का मान 4। ठीक है, मतलब y का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, है ना। लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं
अतः मानचित्र की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर वह रोड में 72 सेंटीमीटर चलता है तो मानचित्र में वो कितनी सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा? 4 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक, अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई, उस खंभे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है? एक तो खंभे की ऊंचाई दिया है ना, खंभे की ऊंचाई दिया है, और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है? छाया की लंबाई दिया हुआ है ना। और दोनों को सेंटीमीटर में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं? सेंटीमीटर में, है ना। खंभे की ऊंचाई भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और छाया की लंबाई भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक, अब खंभे की लंबाई कितनी है? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 5 मीटर में कितने होंगे? 500 मीटर, और ये 60 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 560 सेंटीमीटर। ठीक है, 560 सेंटीमीटर। और उसकी छाया की लंबाई कितनी है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अगर इस पूरे को अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितना होगा? 300 मीटर, 300 सेंटीमीटर, है ना। तो 300 सेंटीमीटर को 20 से जोड़ा तो 320 सेंटीमीटर, कितना हुआ? 320 सेंटीमीटर। अब पहले सवाल के लिए क्या है? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो पहले तो 10 सेंटीमीटर मतलब 1000, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10,000 में 10 मीटर में कितना होगा? 1000। तो इसका क्या हो गया? लंबाई कितनी होगी इस खंभे की? 1050। ठीक है, तो उसकी छाया क्या हो जाएगी? y2 मान लें। ठीक है, उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 5 मीटर है। 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या कर लेंगे? इसको x3 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सवाल के अनुसार पता है। ठीक है, खंभे की अगर ऊंचाई ज़्यादा होगी तो उसकी छाया की लंबाई भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से हमको पता लग रहा है सवाल के अनुसार यह कैसा है? सीधा समानुपात है। कैसा है? सीधा समानुपात है। ठीक, तो पहले सवाल के लिए क्या हो जाएगा? x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब यहाँ से x1 का मान कितना है? 560। y1 का मान कितना है? 320। x2 का मान कितना है? x2 का मान है 1050, और y2 का मान कितना है? y2 ही है। तो इस y2 को इस 560 के साथ भेज दो, और 320 को 1050 के साथ, तो 560 y2 बराबर कितना हो गया? 1050 गुणे 320। अब इस 560 को भाग में ला दो दूसरे साइड, है ना। अभी गुणे में है तो दूसरे साइड आके क्या हो जाएगा? भाग में। गुणे 320 बटे 560 को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले ये शून्य से ये शून्य कट गया। ठीक है, अब 8 चौक 32, 0 और 8 सते 56। ठीक है, कट गया। अब यहाँ से आया
7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 बना 35। ठीक है, तो यहाँ से आया 15 चौको 60 और एक शून्य तो 600 सेंटीमीटर, है ना। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला कि 1050 लंबाई वाले खंभे का जो है छाया कितनी होगी, 600 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं इसके लिए, अतः छाया की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, अब इसी का दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, x1 बटे में y1 बराबर x3 बटे में y3। ठीक है, तो x1 का मान कितना होगा 560, y1 का मान कितना है 320, x3 का मान कितना है x3 और y3 का मान कितना है 500। ठीक है ना। तो अब क्या करें, x3 को इधर रहने दें, 500 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो 560 बटे 320 गुणे 500 बराबर x। तो यहाँ से आया x बराबर, ठीक है, 560 बटे 320 गुणे 500। 0 से 0 कट गया। फिर क्या करेंगे, और क्या काट सकते हैं, 8 चौक 32 और 8 सतह 56। ठीक है, और कैसे काट सकते हैं इसको, तो यहाँ से और क्या हो गया, x बराबर हो गया 7 पना 35 100 बटे में 4। तो यहाँ से x का मान कितना निकल आएगा, x का मान निकल आएगा 875। ठीक है, 4 8 32, ठीक है, 3 बचा तो 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो यहाँ से कितना आ गया 875 सेंटीमीटर, है ना। मतलब 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, अतः खंभे की लंबाई कितनी हो गई, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, अतः छाया की लंबाई, अब है सवाल नंबर 10। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो क्या क्या निकालना है अब इसमें, दूरी और समय। ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं, सारणी बना लेते हैं दूरी की, जो कि किस में है, किलोमीटर में। ठीक है, और समय, समय किस में है, मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से पता चला दूरी कितनी है 14 किलोमीटर और समय कितना है 25 मिनट। दूरी नहीं पता तो x मान लो और समय कितना दिया हो 5 घंटे, है ना। तो अगर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो 5 घंटे में कितने हो जाएंगे, 5 गुणे 60, तो कितने हो गए 6 पंचे 300 मिनट। ठीक है, कितने मिनट हो गए 300 मिनट, तो यहाँ हो जाएगा 300। ठीक है, अब सवाल के अनुसार हमको पता है जब समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, है ना, और दूरी बढ़ेगी तब समय भी बढ़ेगा। मतलब यह कैसा है, सवाल के अनुसार यह सीधा समानुपात है
है ना, दोनों राशियां बढ़ रही हैं ना, इसीलिए ये सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र वही लगेगा, x1 बटे में y1 बराबर x2 बटे में y2। ठीक है, x1 का मान कितना है 14, x1 का मान है 14, y1 का मान है 25 और x2 का मान है x और y2 का मान है 300। ठीक है, अब इस 300 को इधर भेज दो तो 14 25 गुणे में 300 बराबर x। तो यहाँ से क्या निकल गया, x बराबर 14 गुणे 25 गुणे 300। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, 25 चौको 6, 25 एक कम 25 और 25 दूना 50। ठीक है, तो यहाँ से आया 14 गुणे 12, 14 दाम 140 और 14 दूनी 28, तो कितना आ गया 168। तो 14 गुणे 12 कितना आएगा 168। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 168 किलोमीटर। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिख लेते हैं, अतः वह 5 घंटे में कितना चलेगा, 5 घंटे में 168 किलोमीटर तय कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 11.1 समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।